नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में पिछले वर्ष टैक्स के रूप में 23.37 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू के रूप में प्राप्त हुए। ये बहुत बड़ा नंबर है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये रुपया कहां से आया है, किस की जेब को काटा गया है। आइए देखते हैं। 23.37 लाख करोड़ रुपए को अगर 1 रुपया मान के चलिए तो कितना रुपया कहां से आता है वो हम लोगों को अंदाजा लगेगा। 27 पैसा आता है बोरोइंग एवं अदर लायबिलिटी टैक्स से, 19 पैसा आता है इनकम टैक्स से, 18 पैसा आता है जीएसटी एवं अदर टैक्स से, और यदि बात करें कॉर्पोरेशन टैक्स से तो वहां से 17 पैसा आता है, नॉन टैक्स रेसिपिट से 9 पैसा, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5 पैसा, कस्टम से 4 पैसा और 1 पैसा आता है नॉन डेप्ट कैपिटल रेसिपिट से। अब ये आठों को एक ही करके समझते हैं क्या होती हैं, कहां पे टैक्स लगाई जाती हैं। भारत सरकार को यदि सबसे ज्यादा रेवेन्यू करके देता है तो वो है बोरोइंग एवं अदर लायबिलिटी टैक्स। ये हालांकि टैक्स नहीं होती हैं। आप देश में जब बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, जैसे कि मेट्रो बन रही है या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होता है, तो उस टाइम में सरकार के पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं होते हैं, तो वो विदेशी कंपनियों से पैसा लेते हैं, उसमें ये आता है। यानी कि बोरोइंग एवं लायबिलिटी टैक्स में ये सब आते हैं। जैसे मान लो कि देश में मेट्रो या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, हम लोगों को बहुत सारे पैसा चाहिए और सरकार के पास पैसा उतना नहीं है, तो सरकार क्या करेंगे, वो विदेशी कंपनी से पैसा लेंगे, लोन पे इंटरेस्ट उसको देंगे, और वो जो पैसा लाएंगे यहाँ भारत में, उस पैसा को लायबिलिटी टैक्स में रखा जाता है। तो पहला क्लियर हो गया। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्ट होता है इनकम टैक्स से। यदि टैक्स 100 रुपया है तो 19 रुपया इनकम होती है इनकम टैक्स से सरकार को। किसी व्यक्ति या व्यवसाय द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित वार्षिक आय पर लगाया गया टैक्स इनकम टैक्स कहलाता है, और इसी को हिंदी में कहते हैं आयकर। यदि बात करें यूनियन बजट 2024 की, तो इनकम टैक्स में थोड़ा हेरफेर किया गया है। यदि आप 3 लाख रुपया से कम कमाते हैं एक साल में तो आपको टैक्स नहीं देने होंगे, और यदि 3 लाख से 7 लाख के बीच अगर एक साल में कमाते हैं तो आपको 5% टैक्स देने होंगे इनकम टैक्स, और यदि 5 से 7 लाख कमाते हैं तो आपको 10% टैक्स देने होंगे इनकम टैक्स। 10 से 12 लाख के लिए आपको 15% टैक्स देने होंगे, और 12 से 15 लाख के लिए 20% टैक्स देने होंगे। और यदि आप बहुत अमीर हैं, बहुत ज़्यादा कमाते हैं, 15 लाख से ऊपर कमाते हैं, तो आपको 30% इनकम टैक्स देने होंगे अपने जो पैसा है। आप मान लीजिए 40 लाख कमाते हैं या 50 लाख रुपए कमाते हैं सालाना, तो उसमें से। तो ये तो बात हो गया इनकम टैक्स का। अब तीसरे जगह पे जाते हैं जहां से सरकार को सबसे ज्यादा रुपया आता है, वो है जीएसटी। 18 रुपया आता है। यदि आप 100 रुपये में बात करें तो 18% रुपया आता है जीएसटी और अदर टैक्स से। जीएसटी को भी 5 अलग अलग स्लैबों में बांटा गया है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% में। और एक बात और, पेट्रोल को और शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है, यानी कि उस पर मनमाना टैक्स लगाया जा सकता है। 28% से भी ज्यादा टैक्स लगाया जा सकता है उस पर, हालांकि लगती भी है। अब देखते हैं कि 0% में, 5% में, 12% में और 18% और 28% में कौन कौन से सामान आते हैं हमारे डेली लाइफ में यूज करने वाले। देखो 0% में तो इससे पहले दूध, अंडा, ब्रेड ये सब रखा जाता था, लेकिन अब वो सब खत्म कर दिया गया है। वो सब उस सब पे भी टैक्स लगना शुरू हो गया है। और चीनी, चाय, कॉफी, मसाले, ब्रेड, अंडा, इस सब पे 5% जीएसटी लगती है। मटर पनीर, आयुर्वेदिक दवा, सौर ऊर्जा उपकरण, इस सब पे 12% जीएसटी लगते हैं। और बिस्किट, चॉकलेट, मोबाइल फोन, कुकर, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं उस पर 18% जीएसटी लगते हैं। और एजुकेशन पे भी 18% जीएसटी लगता है। ये बहुत खेद की बात है। जितने भी लग्जरी आइटम है वो सब पे 28% जीएसटी लगती है। जैसे कार हो गया, मोटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, इस सब पे 28% जीएसटी लगती है। और या फिर टोबैको प्रोडक्ट हो गए, उस सब पे जीएसटी 28% लगते हैं। और एक बात और, यदि 28% के अंदर में जो सामान है वो कभी सरकार के अनुसार, सरकार के आवश्यकता के अनुसार वो 18% में भी जा सकती हैं। 18% वाला सामान वो 5% में भी आ सकती हैं, 12% में भी आ सकती हैं। जैसा आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि 0% वाला टैक्स में, 0% में दूध, अंडा पहले था, जिसको 0% से हटा करके 5% टैक्स लगा दिया गया। तो ये फेरबदल की क्रियाएं जो है वो होती रहती हैं सामान के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार। जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था उससे पहले यदि आप सामान देखते तो उसका ऑन एन एवरेज आप निकालते टैक्स का, तो करीब 26.5% आपको टैक्स देने होते। और यदि अभी का बात करें, जब जीएसटी लागू हो चुका है, 2017 से लागू हुआ था, लेकिन यदि अभी का बात करें तो मोस्टली सामान आपको 18% में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सरकार के चौथे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू करने वाले सेक्टर को। ये है कॉरपोरेशन सेक्टर, कॉर्पोरेशन टैक्स। भारत सरकार को टोटल टैक्स का 17% यहाँ से मिलती है। कोई भी कंपनी, चाहे वो भारतीय कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनी हो, वो भारत के अंदर में अपना सामान को बेचना चाहते हैं, मार्केट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भारत सरकार को टैक्स देना होता है। वो टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स के अंदर आता है, और उसका रेवेन्यू जो है वो 17% है टोटल टैक्स का। अब कॉर्पोरेशन टैक्स कैसे लगता है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आपका एक कंपनी है जो 400 करोड़ टर्नओवर करती है एक साल में, या उससे थोड़ा कम करती है, तो आपको 25% टैक्स देने होते हैं आपके प्रॉफिट के। और यदि आपका कंपनी 400 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू आपको जनरेट करके देती है एक साल में, तो आपको 30% टैक्स लगेंगे उस पर। और यही टैक्स विदेशी कंपनियों के लिए 40% है। अब 5वां टैक्स का बात करते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आता है, नॉन टैक्स रेसिपिट्स, जहाँ से 9% कलेक्ट होता है पूरा पैसा का 9%।
ये टैक्स आखिर है क्या और किस पे लगते हैं उसको समझते हैं। नॉन टैक्स रेसिपिट्स ये लगते हैं आपको जब आप कोई भी चीज़ का लाइसेंस बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बाइक चलाना है या कार चलाना है, तो उसके लिए आपको बाइक का या कार का ड्राइवरी लाइसेंस चाहिए। तो वो ड्राइवरी लाइसेंस बनाने के लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे सरकार को, तो वो पैसा आपको एक टैक्स के रूप में लिया जाता है और उस टैक्स को हम लोग बोलते हैं नॉन टैक्स रेसिपिट्स। ये बहुत सारी चीज़ों में टैक्स लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार किसी को लोन दे रहा है, तो वहाँ से जो रेवेन्यू आता है उनका इंटरेस्ट के रूप में, तो वो इसी टैक्स के अंदर आता है। यदि मान लो कि भारतीय स्थल कोई है, पर्यटन है, घूमने वाला है, तो वहाँ से जो कलेक्ट होकर आता है पैसा, वो भी पैसा जो है वो उसी टैक्स के अंदर में रखा जाता है, जमा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि सरकारी कंपनी है, वो लॉस में चल जा रही है, उसको बेचना है, तो वो बेचने के बाद जो है, जैसे अभी हाल ही में BSNL हुआ था, अभी नहीं, अभी तो शायद कोलैब कर दिया गया है टाटा के साथ, लेकिन इससे पहले जो BSNL को बेचा गया था, उससे जो रेवेन्यू आया होगा वो इसी टैक्स के अंदर में रखा गया होगा। काइंड ऑफ एग्जांपल ले सकते हैं आप। अब एग्जैक्ट इस चीज़ को आप पकड़िएगा नहीं, क्योंकि BSNL अभी कोलैबोरेशन में है। छठा नंबर पे आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी टैक्स। अगर भारत सरकार 100 रुपया आमदनी करती है टैक्स के रूप में, तो 5 रुपया यहाँ से आता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी टैक्स क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कि मेरी एक कंपनी है, वो कुछ प्रोडक्ट बनाया है, तो उस प्रोडक्ट पे टैक्स लगाया जाता है अगर वो बिकने के लिए तैयार हो। तो इसके अंतर्गत कुछ प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, टैबेको हो गया, शराब हो गया, या फिर वाहन हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान हो गया। और ये टैक्स जो है वो कितने लगेंगे, वो केंद्र सरकार के केंद्रीय वित्तीय मंत्री के अंदर आते हैं। 7वां स्थान पे आता है कस्टम टैक्स। ये कस्टम टैक्स किस वस्तु पे लगते हैं? जैसे मान लीजिए कि चाइना से या कहीं और से जो सामान है वो हमारे यहाँ आने वाला है, तो मान लो बॉर्डर पे एक सीमा है हम लोग का देश का, उस सीमा के बाहर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हुआ और वहाँ से यहाँ आएगा, तो उसमें कस्टम टैक्स लगता है। मुख्यतः कस्टम टैक्स 2 तरह के होते हैं, एक इंपोर्ट कस्टम टैक्स और एक होता है एक्सपोर्ट कस्टम टैक्स। इंपोर्ट कस्टम टैक्स क्या होता है? अगर मान लो कि कोई सामान मैन्युफैक्चर हुआ है बाहर विदेश कंपनी में, विदेशी स्थान पे, और वहाँ से भारत में इंपोर्ट करना होगा, तो वहाँ पे टैक्स लगेंगे इंपोर्ट कस्टम टैक्स, जो कि सरकार लेंगी। और यदि मान लो कि यहाँ पे कोई सामान बन रही है और वो जाएंगी विदेश, तो उस पे एक्सपोर्ट कस्टम टैक्स लगेंगी। और एक आखिरी है नॉन डेव्यूट कैपिटल टैक्स। अगर भारत सरकार 100 रुपये कमाते हैं, तो 1 रुपया यहाँ से आती है। जैसे मान लो कि सरकारी संपत्ति कुछ रखी हुई है, उसको जब बेचना होता है, तो उसका जो पैसा आता है वो इस टैक्स के अंदर आता है। ये जितने भी 8 टॉपिक्स पे हमने बात किए हैं, उस सब टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मेरा मकसद वो नहीं था कि आप आठों टैक्स के अंदर जाके समझें कि वो कैसे काम करता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने यही जानने का प्रयास किया था कि आखिर जो पैसा भारत सरकार खर्च करते हैं हम लोगों पे, या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, या मुफ्त अनाज में, वो एक्चुअली में पैसा आता कहाँ से है और कितना पैसा आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम लोग कि ये जो पैसे कलेक्ट करके 8 जगह से आते हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि सरकार जो है, वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण मैम, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आए फास्ट फॉरवर्ड आप देख पाएँ। जय हिंद, जय बिहार। और एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो में कुछ लगा हो, मिस्टेक हो गया हो, तो आप वो पॉइंट आउट जरूर करिएगा, ताकि मैं अपने वीडियो को और बेहतर कर सकूं और अपने थिंकिंग को और बढ़ा सकूं, क्योंकि गलतियों को छुपाने से नहीं, गलतियों को पकड़ने से सीखने को मिलता है। धन्यवाद।